हेलो जैन दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा था मौर्य साम्राज्य, उसी का थर्ड क्लास है। ये आज कंप्लीट है, इस क्लास में पूरा हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे, आज उनकी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक, अगले दिन नया को चैप्टर नए चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो या एसएससी एग्ज़ाम हो या यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या बीपीएससी से या बिहार पुलिस, बिहार एसआई, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली एसआई, सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास बेनिफिट आपके लिए फ़ायदेमंद है। न कि एक एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम को देखते हुए क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे चलाई जा रही है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल। ठीक, तो याद रखिएगा। इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ। तो किसमें नामोल्लेख हुआ था? गुर्जरा में। किसमें, किस अभिलेख में, किस अभिलेखों में अशोक का नाम उल्लेख हुआ था? तो गुर्जरा में हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का रुम्नदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुम्नदेही स्तंभ संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? ये बुद्ध के जन्म से। किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से संबंधित है अशोक के रुम्नदेही स्तंभ। या बात की जाए, अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी के यात्रा की तथा वहां एक विशाल शिला स्तंभ रुम्नदेही स्तंभ लेख स्थापित किया था। इन्होंने, बात की जाए, अशोक अपने जब राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद इन्होंने लुम्बिनी यात्रा के लिए गए थे तथा वहां एक शिला स्तंभ लेख स्थापित किया था। क्या लेख स्थापित किया था? शिला स्तंभ, याद रखिएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रुम्नदेही स्तंभ, याद रखिएगा। कहाँ पे स्थापित? लुम्बिनी की यात्रा करने लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया वह कहाँ स्थित है? जो गुर्जरा का लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया वह कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केवल वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो कौन सा स्तंभ है वो दोस्तों? भाब्रू स्तंभ। कौन सा है दोस्तों? भाब्रू स्तंभ। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ये सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कालसी प्रसिद्ध है। कालसी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अशोक के शिलालेख के कारण। किसके लिए प्रसिद्ध है? कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। कालसी कहाँ पड़ता है? तो कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। कहाँ पड़ता है? किस राज्य में बात की जाए, कालसी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड के देहरादून जिले में। कहाँ पे? देहरादून जिले में स्थित है। जिले में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें से सम्मिलित। अशोक जो प्रमुख शिलालेख के संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें से सम्मिलित कौन सा शिलालेख है? तो ये पूछ रखा है, शिलालेख के नाम पूछ रखा है। तो कौन सा है शिलालेख? शिलालेख दूसरा और शिलालेख 13वां, ये दो शिलालेख थे। शिलालेख दूसरा और शिलालेख 13वां शिलालेख है। ठीक, याद कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? अशोक के अभिलेखों में नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? सातवाहन। कौन सा नहीं है? सातवाहन। तो पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता? सातवाहन का अभिलेख नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, टालेमी फिलाडेल्फस
जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा मिस्र के। कहाँ का शासक था? मिस्र के। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन जो तुर्मय राजा था वो कहाँ का था? ये पूछ रखा है। तो कहाँ का था? मिस्र का। कहाँ का दोस्तों? तो मिस्र का। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया मिस्र के साथ राज्य के संबंध थे? राज्य के संबंध थे। तो किससे संबंधित थे? याद रखिएगा मौर्य वंश से। किससे संबंध थे? मौर्य से। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के जो धम्म शब्द का मूल संदेश क्या था? तो यहाँ आपका ऑप्शन ई सही रहेगा। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन इसमें ये सही रहेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि धर्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता। तो आपका ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक, आपका ऑप्शन ये सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। मतलब जो पारंपरिक अवसरों पर पशु पर बल पर रोक लगाई गई थी, तो ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा मालूम होता था कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो किस अभिलेख में मिलता है? तो स्तंभ अभिलेख 5वें में मिलता है। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम सही आदेश है? सही आदेश है। तो कौन सा है वो? सोह गौरा ताम्रपत्र। सोह गौरा ताम्रपत्र। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत के मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछ रखा है? यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ये पूछ रखा दरबार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आए थे? कौन आया था? यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आए थे। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज दूत था। मेगस्थनीज दूत था, क्या था? तो बात की जाए सेल्यूकस। कौन था? सेल्यूकस। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्या थे मेगस्थनीज दूत? क्या थे? सेल्यूकस का था, सेल्यूकस का। ठीक है, याद किया जाए। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आए? किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आए? तो बात की जाए किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगर आप लोगों भाइयों दोस्तों आप लोग क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये एक एग्ज़ाम को देखते हुए नहीं तैयारी करा जाए, सभी एग्ज़ामों को देखते हुए क्लास चलाई जा रही है। तो आपसे निवेदन विनती है, क्लास को पूरा देखिए और क्लास कैसी लग रही हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ फॉर ऑल एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफएसआई, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीआरओआर, बीएपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, दिल्ली पुलिस, दिल्ली का कांस्टेबल, सभी एग्जामों के लिए बेहतर है। ना कि एक एग्जाम को देखते हुए चलाया जा रहा है, सभी एग्जामों को देखते हुए क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस चलाई जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य साम्राज्य का जो 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो विशेष वो रूप क्या था? तो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। कहाँ पे? मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिया में 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप उल्लेख किया गया है मौर्य साम्राज्य का। किसका? मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप किसमें उल्लेख किया गया? तो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ये क्या थे? यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? अभी हमने बताया कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वो 7 कौन कौन से है? तो नाम लिख लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेगा। तो दार्शनिक नंबर 1, लिखा हो न समझ में आए तो हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। ठीक, दार्शनिक, दार्शनिक एक हो गया। और दूसरा हो गया आपका कृषक, कृषक। तीसरा क्या हो गया?
पशुपालक, पशु पशुपालक। चौथा हो गया आपका कारीगर, कारीगर। मेगस्तीन ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, कारीगर। और उसके बाद योद्धा, उसके बाद क्या था, योद्धा। ये आपके 5 हो गए, ठीक। छठे की बात की जाए, छठा है आपका निरीक्षक, निरीक्षक करने वाले जो होते थे, निरीक्षक। और 7वां हो गए सभासद, सभासद। ये भारत को मेगस्नीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 कृषक, नंबर 3 पशुपालक, नंबर 4 कारीगर, नंबर 5 योद्धा, नंबर 6 निरीक्षक, नंबर 7 सभासद। तो ये 7 वर्गों में विभाजित किया गया था मेगस्तीनियन ने भारतीय समाज को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? किस में उल्लिखित थे? तो मेगस्थनीज की इंडिका में, इंडिका। मेगस्थनीज की एक पुस्तक का नाम था इंडिका, ये याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेगा मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है, तो आप बताइएगा इंडिका। या इंडिका किसकी पुस्तक है, तो याद बताइएगा मेगस्थनीज, ठीक। ये सब क्वेश्चन कराने का तात्पर्य यही है कि आपसे कि 3 पॉइंट 4 पॉइंट बने, ठीक, याद रखिएगा, इसी वजह से ये क्वेश्चन लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था दोस्तों? तो मृत्यु दंड। कौन सा दंड? मृत्यु दंड। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा है? तो इंडिका। किसमें वर्णित है? इंडिका में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौन प्रस्तुत करता है? तो मैगस्थनीज की इंडिका में, मैगस्थनीज की इंडिका में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम? देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो उनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी? वर्तमान नगर पालिका में जो प्रशासन का कौन सा कार्य है, अभी तक भी चल रहा है, वो मौर्य काल से जारी है अभी तक। तो कौन सा कार्य है? तो दोस्तों जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, ये अभी तक वर्तमान नगर पालिकाओं में ये कार्य चल रहा है मौर्य काल से, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भाग एवं बलि, भाग एवं बलि थे, क्या थे? ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो क्या थे? याद रखिएगा, राजस्व के स्रोत थे। क्या थे? ये राजस्व के स्रोत थे। प्राचीन भारत के राजस्व के स्रोत होते थे। प्राचीन भारत में ये भाग एवं बल क्या होते थे? राजस्व के स्रोत होते थे। क्या होते थे? राजस्व के स्रोत। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था दोस्तों? सीताध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा? सीताध्यक्ष अधिकारियों द्वारा एकत्रित किया जाता था, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता से तात्पर्य था, सीता कहा जाता था। जो कर वसूल किया जाता था भूमि से प्राप्त आय को, उसी को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो बात की जाए कौन था? वो समाहर्ता। कौन? समाहर्ता। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो कौन था? पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष कौन था? पौतवाध्यक्ष था। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में अग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? कौन से अधिकारी? अग्रोनोमोई अधिकारी मौर्य काल, मौर्य शासन के समय ये अधिकारी किससे संबंधित थे?
तो किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपके मार्ग निर्माण के संबंध में, किसमें, मार्ग निर्माण के संबंध में ये संबंधित है। ये अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाएं का कार्यान्वयन और न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडियो की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रख रखाव, ये इनका मार्ग अग्रनुमोई अधिकारी का कार्य था। ठीक, राजस्व का संग्रह करना, सिंचाई सुविधाओं का कार्यान्वयन, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडियो की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रख रखाव रखना, ये किसका काम करता, ये कौन से काम करते थे, अग्रनुमोई अधिकारी लोग ये रेख देख करते थे, सड़कों का रख रखाव, सिंचाई सुविधाओं के संबंधित कार्य क्षेत्र में और राजस्व संग्रह के क्षेत्र में। ठीक, और जो सड़कें पत्थर लगवाए जाते थे इन्हीं के अंतर्गत लगवाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, पंकोद कसिन रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ये जुर्माने के क्या नाम है, ये जुर्माने का एक नाम है, पंकोद कस सन्य रोधे, ये मौर्य प्रशासन के द्वारा चलाए जाने वाला जुर्माना था। कौन सा जुर्माना था दोस्तों, ये याद रखिएगा, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। तो सड़क पर जो जल या कीचड़ इकट्ठा होने पर या फेंकने पर जो जुर्माना पड़ता था उसे हम क्या कहते थे, पंकोदक सन्निरोधे। ठीक, सन्निरोधे कहा जाता था, याद रखिएगा, पंकोदक सन्निरोधे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर यह जुर्माना लगता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो प्रसादिक शिक्षा मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तक्षशिला। ठीक, और बौद्ध का नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध शिक्षा क्षेत्र के लिए। ठीक, मौर्य काल में तक्षशिला संबंधित, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था, किसका व्यवसाय था, ये तो मगध का था। किसका था, मगध का। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांव के शासन को स्वत शास्त्रीय पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, गांव के जो शासन को स्वत शास्त्रीय पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। तो किसने किया था, द्रविड़ों ने। किसने किया था, द्रविड़ों ने। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस में पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद के अनुमति की गई थी। तो वह कौन सा है, अर्थशास्त्र में। किसमें, अर्थशास्त्र में। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है। निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित था। तो याद रखिएगा, मनुस्मृति में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक दोस्तों, इसमें मनुस्मृति के क्या मनुस्मृति के अर्थस्वे खंड में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ठीक, याद देखें, उल्लेख है, स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख मिलता है कि निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है, मनुस्मृति में। याद रखें, तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर, यहाँ मान नहीं रहेगा, मनु द्वारा रहेगा। ठीक दोस्तों, यहाँ लिख लीजिएगा, मनु द्वारा। ठीक, मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था, ये पूछ रखा है। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, वार्त्य क्षत्रियों का। किसका, वार्त्य क्षत्रियों का। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था। तो बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ था। कौन था अंतिम मौर्य सम्राट का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। इसकी हत्या इसके सेनापति ने किया था, पुष्पमित्र ने। किसने, पुष्पमित्र ने इसकी हत्या की थी। किसने किया था, पुष्पमित्र ने इसकी हत्या की थी। कब की थी, पुष्पमित्र शुंग के द्वारा।
पुष्पमित्र शुंग के द्वारा इसकी हत्या की गई थी करीब 184 ईसा पूर्व पहले। ठीक, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में प्राणायाम था। मौर्य काल में प्राणायाम था, इसका मतलब क्या, ये इसमें पूछ रखा है प्राणायाम था। तो ये आपातकालीन कर था। क्या कैसा करता है, ये आपातकालीन करता है। याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा भी पूछ लेगा प्राणायाम का क्या अर्थ है, तो आपातकालीन कार्य क्या था, आपातकालीन कार्य। ये एक अगला क्वेश्चन है जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था, तो वह झील कहाँ, वह कौन शासक था, ये पूछ रखा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था, ये वही फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कौन सा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया था। तो किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है, तो वो कौन सा है अभिलेख, ये पूछ लिया है। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें दोनों का उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से अशोक का भी अभिलेख पाया जाता है, तो वो कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई। मूर्ति क्या नाम, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई, ये पूछ लिया है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, परखम में। कहाँ पे, परखम में। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे क्लास में इसी तरह प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपसे गुजारिश निवेदन है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती, मुश्किल से 20 मिनट के लगभग क्लास होती है, तो आप इसको डेली देख लीजिएगा या लिख लीजिएगा रिवाइज करने के लिए। तो आप जितना अच्छा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। आप किसी से पढ़ रहे हैं किसी चैनल पर, तो आप डेली रिवाइज करिए, डेली पढ़िए ना, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपसे गुजारिश है, विनती है, निवेदन है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।